दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लड्डू, जिसे आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक पर। मोतीचूर के लड्डुओं का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोई भी खुशी का अवसर हो तो हर कोई लड्डू ही मांगता है और लड्डू ही बांटता है। मगर आज लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? लो, लड्डू खाओ। आज 25 बरस बाद मैं एक बेटे का बाप बना हूँ। मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि कौन देगा। पर मेरी चिंता अब मिट गई। स्टंटमैन, लड्डू तुम्हारा तो नाम भी लड्डू है, लो तुम भी लड्डू ले लो। उस लड्डू को देखते ही लड्डू की आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गईं। पर यह लड्डू तो बहुत छोटा है, इसे और बड़ा होना चाहिए। अरे, ये क्या कर रहे हो? लड्डू को ज़मीन पर क्यों रख दिया? ज़मीन पर नहीं रखूँगा तो यह बड़ा कैसे होगा? जेल की गर्मी और मच्छरों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। साहब, आप आगे चलकर दूसरे कैदियों को लड्डू बांटो। अभी तो मेरा दिमाग ख़राब है, मगर अब तुम्हारा भी हो जाएगा। जेलर अभी अगली कैदी को लड्डू दे ही रहा था कि सलाखें टूटने की तेज़ आवाज़ आई। ये आवाज़ कैसी थी? आवाज़ मेरे पीछे से आई है साहब। पीछे मुड़कर देखता हूँ। साहब, ये लड्डू है, और वो भी इतना बड़ा लड्डू। उस बैरक की सलाखें भी टूटी पड़ी हैं जिसमें स्टंटमैन लड्डू अपनी सज़ा भुगत रहा है। बच के जेलर भैया। अरे, ये लड्डू तो बोल रहा है। अगर हम इसके रास्ते से नहीं हटे तो ये हमें कुचल डालेगा साहब। इसके रास्ते से हट जाओ। अर्दली भागकर लड्डू की कोठरी के सामने पहुंचा। साहब, लड्डू गायब है साहब। तो बेवकूफ़, खतरे का अलार्म बजा। उस लड्डू में कोई गड़बड़ है जो हमने लड्डू को दिया और फिर जो बड़ा होकर जेल तोड़कर भाग निकला। खतरे का अलार्म? शायद कोई कैदी जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा है। भागने की कोशिश कोई कैदी नहीं बल्कि लड्डू कर रहा है। वो देखो, इतना बड़ा लड्डू कहाँ से आ गया? मैं जेलर बोल रहा हूँ, लड्डू को रोको, लड्डू को रोको। फायर! हा हा हा! लड्डू गोलियों से भी बच गया और हंस भी रहा है। मैं हंस रहा हूँ, मगर अब तुम रोओगे। मैंने एक चक्की मार कर देख ली। ये तो असली लड्डू है। ये लड्डू तो घूंसा भी मारता है। हर कैदी की हैरत से चौड़ी हुई जा रही आंखें लड्डू पर ही जमी थीं। लड्डू भाई, हमारी सलाखें भी तोड़ दे, चुपचाप सज़ा भुगतते रहो। लड्डू जेल का फाटक भी तोड़ता हुआ बाहर सड़क पर आ गया। सारे शहर की पुलिस को सावधान कर दो। पुलिस से पहले लड्डू पर नागरिकों की निगाहें पड़ गईं। अरे, इतना बड़ा लड्डू, ये अपने आप कैसे लुढ़क रहा है? ये मशीनी लड्डू होगा। इसे चलाने के लिए मोटर कहाँ लगी है? हलवाई धनियाराम गुजिया वाला ने अपनी पूरी ज़िंदगी की हलवाईगिरी में वैसा लड्डू नहीं देखा था। बाप रे! अगर मैं अपने दुकान के सारे लड्डुओं को जोड़कर एक लड्डू बना दूंगा तो भी इतना बड़ा लड्डू नहीं बनेगा। भिन भिन, चलो वो वाला लड्डू खाएं। जरा बच के, स्कूटर वाले भैया। ही। जल्दी जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करो। वह विशाल लड्डू इधर ही लुढ़का चला आ रहा है। पर इससे पहले कि लड्डू बच्चों को रोंदता हुआ चला जाता। शाबाश यमुंडा। स्वामी, इस लड्डू की क्या मजाल है कि ये यमुंडा के सींगों से टक्कर ले। मगर यमुंडा को लड्डू की ताकत का आभास नहीं था। हट पीछे कमबख्त। ओ स्वामी, ये लड्डू तो लात भी मारता है। इस लड्डू का रेस पता लगाना होगा। गाड़ियों लोहार सही जगह पर बैठा मिल गया। उससे मुझे कुछ औजार मिल जाएं। भागकर लड्डू तक पहुंचा यमुंडा। अभी लो स्वामी। लड्डू को लुढ़कने से रोकने के लिए उसमें कोई चीज़ अटकानी होगी, जैसे ये पंजा।
गच। लड्डू रुक गया। अब मैं इस हथौड़े से उसे तोड़ डालता हूँ। अरे ये क्या, लड्डू में कोई आदमी बंद है। मोतीचूर का लड्डू भले ही रुक गया, मगर इस लड्डू को कोई नहीं रोक पाएगा। तूने ही तोड़ी है ना मेरी लड्डू की सवारी। हाँ, क्योंकि तू सड़क पर अफरा तफरी मचा रहा था भगोड़े अपराधी। और अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। मैं तुझे वापस जेल पहुंचा दूंगा, क्योंकि तेरी जेल की वर्दी बता रही है कि तू जेल से भागा हुआ मुजरिम है। लड्डू जिस जगह पर जाकर गिरा ऐसे प्रसन्न हो उठा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। ये लड़का बीच में आकर मेरा समय खराब कर रहा है। इससे निपटने के लिए मुझे कागज़ की ही तलाश थी, जो मुझे मिल गई। अब तो स्टंटमैन लड्डू का रास्ता नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस कागज़ से मैं बनाऊंगा कागज़ की पिस्तौल। मगर इससे निकलने वाली गोलियां कागज़ की नहीं हैं। ये कैसा जादू है? कागज़ की पिस्तौल से असली गोलियां कैसे छूट रही हैं? ठहरो, पहले पिस्तौल चलाने का लाइसेंस बनवा लो, फिर गोलियां चलाना। मेरे पास तो हवाई जहाज़ चलाने का लाइसेंस भी नहीं है, मगर मैं कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर उस पर बैठकर उड़ जाऊंगा। कमाल है, कागज़ का हवाई जहाज़ उड़ कैसे गया? वैसे यमुंडा को हवाई जहाज़ बनाकर मैं उसका पीछा तो कर सकता हूँ, मगर सबके सामने मैं यमुंडा को हवाई जहाज़ बनाकर नहीं बुला सकता। तब तक इंस्पेक्टर ईमानदार भी दलबल के साथ वहाँ पहुँचा था। शाबाश, तुमने बड़ी बहादुरी से भगोड़े कैदी लड्डू का सामना किया। वैसे तो हम भी पहले ही पहुँच जाते, पर धुंध के कारण हमारे भागने की स्पीड थोड़ी कम हो गई। आज मंगलवार भी है, मैं हनुमान जी का व्रत रखता हूँ। इन दिन में अपराधियों पर गोलियाँ भी नहीं चलाता। ही मगर मुझे अफसोस है कि मेरी पूरी कोशिश करने के बाद भी कैदी भाग गया। पर भागकर जाएगा कहाँ? खाना खाने के लिए तो उतरेगा ही। अब हम उसे वहीं कहीं दबोच ही लेंगे। मैं भी उसकी तलाश करूँगा। फिर जब गमराए अपनी बस्ती में पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अरे, यहाँ तो चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जरूर कोई घटना घट गई है। गुरु संकालू, इतनी पुलिस हमारी बस्ती में क्यों आई है? गुरु, लड्डू नामक कोई अपराधी जेल तोड़कर भाग गया है। यह सूचना मिलते ही वह सरकारी वकील जिसने लड्डू का केस लड़ा था, वह पुलिस इंस्पेक्टर धार सिंह जिसने लड्डू को पकड़ा, और वह जज जिसने सज़ा सुनाई, सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जेल जाने से पहले उसने इन तीनों से बदला लेने की कसम खाई थी। ये तीनों हमारी बस्ती में ही तो रहते हैं। ये सारी पुलिस उन्हीं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। लड्डू से तो मैं मिल चुका हूँ और दोबारा मिलने की इच्छा भी है, क्योंकि वो मेरे हाथों से बचकर भागा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे भी पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द करूँ। पर मुझे शंका हो रही कि इतनी पुलिस देखकर वो आएगा ही नहीं। पर तू ये अखबार हाथ में लिए कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं गुरु, आज अखबार पढ़ने का मूड हो रहा है। अब तुम्हें कैसे बताऊं गुरु कि इसमें मशहूर फिल्म डायरेक्टर आत्माराम परमात्मा राम का विज्ञापन छपा है कि 1,00,000 लाओ हीरो बन जाओ। पर बदकिस्मती मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, वरना हीरो तो मैं भी ऋतिक रोशन से कम नहीं। भैंस बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। संकालू की शंका निरर्थक नहीं थी, क्योंकि वो आ तो रहा था, चाहे सड़क के रास्ते ना सही। पुलिस ने अपना जाल सड़कों पर फैला रखा है, पर उन्हें नहीं मालूम कि मैं स्टंटमैन हूँ। सभी फिल्मों में वो खतरनाक शॉट फिल्माए जाते हैं जिन्हें हीरो भी करने से डरते हैं, उन्हें स्टंटमैन ही तो करते हैं। मैं ज़मीन से नहीं आऊँगा और मैं बिजली की तार पर मोटरसाइकिल चलाकर उस चाल की छत पर पहुँचूँगा जिसके ठीक सामने इंस्पेक्टर धार सिंह की चाल है। वहाँ से मैं अपने दुश्मनों को बारी बारी से तोपों से उड़ा दूँगा। तोप कहाँ से आएगी? हाँ,
अखबार के इन बड़े कागज़ों की तोप बनाने में भला मुझे कितनी देर लगेगी। ये बन गई तोप। अब गोला दागने के लिए बारूद को चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। और बच्चे स्टैंडमैन लड्डू, तुझे तारे दिखाने के लिए मुझे ज़रूरत है तेरे थोबड़े पर अपनी लात मारने की। मुझे उम्मीद थी कि तू ऐसे ही किसी रास्ते से आएगा। ओह, ये बीच में कौन आ गया? मेरा नाम है गमराज, जिसे तू पहली बार जेल से भागते वक्त मिला था। मैंने तेरे लड्डू फोड़ा था, याद आ गई मेरी शक्ल? ओह तू, पिछली बार तो तू कागज़ के कमाल दिखाकर भाग निकला था, मगर इस बार मैं तुझे कागज़ की तोप नहीं दागने दूंगा। इसलिए मैं ये कैंची लाया हूँ जिससे ये तोप ही काट दूंगा, ताकि तू इसे दाग ना पाए। नहीं, मुझे दूसरी तोप बनाने में वक्त लगेगा और मेरे पास तोप बनाने के लिए दूसरा अखबार भी नहीं है, जबकि मुझे अपने दुश्मनों से बदला तुरंत लेना है। और वह दौड़कर गमराज की पीठ पर चढ़ बैठा। और उसके बाद मैं अपने आखिरी शिकार को भी छोड़ूंगा नहीं। इसका आखिरी शिकार कौन है? पर पहले तो मुझे इसके तोप के हमले को विफल करना है, और ये तभी हो सकता है जब मैं तोप को काट पीट कर बराबर कर डालूं। ओह, इस झटके से मेरे पाजामे का नाड़ा टूट गया। सुबह नहाते समय मेरी चड्डी गीली हो गई थी, इसलिए वो भी मैंने जेल में ही सूखने के लिए टांग दी थी। अब अगर मैं खड़ा हुआ तो पाजामा उतर जाएगा, और अगर खड़ा नहीं हुआ तो यह गमराज का बच्चा तोप काटकर मेरा सारा प्लान चौपट कर देगा। जब नाड़ा टूट ही गया तो फिर क्यों ना मैं गमराज को रोकने के लिए इसी का प्रयोग करूं। लड्डू एक हाथ से अपने पाजामे को पकड़कर उठकर खड़ा हुआ। रुक जा गमराज, मैं तुझे तोप को नहीं काटने दूंगा। ओह, तू मुझे रोकना चाहता है, पर रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं इस बंधन को भी काट दूंगा। अरे, इसने तो नाड़े को भी काट डाला, और अब मैं काट दूंगा तेरी कागज़ की तोप को भी। नहीं। लड्डू ने फटाफट एंटीना का तार तोड़कर अपने पाजामे में डाला और पाजामा कसकर फिर से तैयार हो गया। गमराज, तूने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब इसी कैंची से पहले मैं तुझे काट दूंगा। शैतान लड्डू, तेरा नाम जितना मीठा है, काम उतना ही कड़वा। मेरे नाम में कड़वाहट का जहर घोलने वाले यही लोग हैं जिन्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। गमराज ने उसे तेज झटका देकर पीछे को उछाल दिया। तेरी अकल अब दुरुस्त हो जाएगी। मगर लड्डू की किस्मत अच्छी थी कि हवा में उड़ती पतंग उसके हाथ लग गई। ओह पतंग, शुक्र है ये मेरे हाथ लग गई, अब मैं नीचे गिरने से बच जाऊंगा। अरे, वो आदमी हमारी पतंग लूट रहा है, और वो भी बिना कटी। और लड्डू हंसते हुए, गमराज, अब तो मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस पतंग से उन तीनों तक पहुंचकर उन्हें इसी पतंग से बने मिसाइल से मार गिराऊंगा। उस वक्त तो मैं यमुंडा को नहीं बुला सकता, मगर अब यहाँ मुझे यमुंडा प्लेन पर बैठकर उड़ते हुए देखने वाला कोई नहीं है। यमुंडा, जल्दी हेलीकॉप्टर बनकर आ। लड्डू किसी छत पर पहुंचकर पतंग के कागज़ से मिसाइल लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका था। मुझे पता है कि तुम तीनों एक ही इमारत की 3 मंजिल के ऊपरी नीचे रहते हो। एक ही मिसाइल से तुम सबका पोस्टमार्टम हो जाएगा। यमुंडा, उसने मिसाइल दाग दिए। घबराओ नहीं स्वामी, मैं उसके आगे आ जाऊंगा। मिसाइल मेरे पेट वाले हिस्से से टकराकर जहाँ खूब चर्बी जमा है, चर्बी के कारण मुझ पर मिसाइल फटने का कोई असर नहीं होगा। शाबाश यमुंडा। उफ, मिसाइल का मुझ पर कोई असर तो नहीं हुआ स्वामी, पर धक्का जरूर लगा है। जल्दी संभल, वरना हम ना जाने कहाँ जाकर गिरेंगे। अरे, इस कागज़ के पास, गमराज के पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया?
इसने मेरा मिसाइल का हमला भी बेकार कर दिया, पर मिसाइल तो शक्तिशाली थी। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? लगता है इसके रहते मैं इन्हें ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। वैसे भी मिसाइल के धमाके से पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। अब मुझे भाग निकलना चाहिए। फिर गमराज जब वहाँ पहुँचा तो वो भागने में सफल हो गया, पर वो दोबारा आएगा और मुझे उम्मीद है कि तब मैं उसे पकड़ लूँगा। इधर वो सुबह संकालू के लिए लक्ष्मी जी का संदेश लेकर आई थी। मिल गया, मिल गया। क्या ये तुम्हारा है? मेरे घर में टंगा है तो मेरा ही होगा। मैं पेरिस से दुनिया भर में कच्छे के बेस्ट डिज़ाइन ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ, मगर पूरी दुनिया में मुझे कहीं भी वैसा डिज़ाइन नहीं मिला जो मेरे मन को भी भा सके और बाद में मैं पूरे पेरिस में घूम मचा सके। आखिरकार मुझे वो डिज़ाइन मिल ही गया। बोलो, क्या तुम इस बेचोगे? मैं इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। 1,00,000 रुपये? पर मेरे पास तो कई हैं, मैं तुम्हें सारे दे दूँगा। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। मैं चला। 1,00,000 रुपये मिल गए। बेटा संकालू, इतने ही रुपए तो मुझे चाहिए थे उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर आत्माराम परमाताराम के देने के लिए, जिसके बाद वो मुझे अपनी फिल्म में हीरो बना देगा। अब इस 1,00,000 में कई करोड़ बनाऊंगा ही। जल्दी। डायरेक्टर साहब, मैं 1,00,000 रुपये ले आया। वाह, यूनिट के दूसरे किरदारों के साथ तुम्हारी शूटिंग दोपहर को होगी। पर मेरी फिल्म का नाम क्या होगा? जब बुखार किसी को होता है। और ये खबर सबसे पहले संकालू गमराज को ही दे सकता था। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं शूटिंग देखने ज़रूर चलूँगा। 1,00,000 देने वाले बात बताना तो गुरु कभी ना चलता। दोपहर होने में देर ना लगी। फिल्म का पहला सीन एक्शन सीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुपए संकालू ने दिए हैं, इसलिए वो इस फिल्म का हीरो है। सीन के मुताबिक संकालू इस वैन को चलाएगा, बाकी सब वैन में बैठकर गाना गाएंगे। सब नशे में धुत लगने चाहिए। आगे एक जगह पर स्टॉप लिखा होगा, पर वहाँ पर वैन को रोकना नहीं है और वैन नकली के गहरे खड्डे में गिर जाएगी। सीन ख़त्म, यानी कट। ही, मगर मुझे वैन चलानी नहीं आती। तो फिर कोई और वैन चलाएगा। वैन चलानी तो ज़रूरी है, वरना वो खड्डे में कैसे गिरेगी। वैन किसके चलानी आती है? मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं। वैन मेरे दोस्त को चलानी आती है। तो ठीक है, उसे बुलाओ, क्योंकि कोई रायदार बचना नहीं चाहिए। मेरा मतलब, मैं अपनी फिल्म पूरी होने से पहले फिल्म का सीन किसी बाहर वाले को बताना नहीं चाहता। तुम्हारा दोस्त भी फिल्म में काम करेगा, तो वो किसी को नहीं बताएगा। गमराज को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। वाह गुरु, क्या गाड़ी दौड़ाई है। डायरेक्टर साहब, अगर उसने ब्रेक लगा दी तो? बेवकूफ़, वैन में ब्रेक है ही नहीं, लगेगी कैसे? उन लोगों के असली गहरे गड्ढे में गिरकर मरते ही उनके पैसे मेरे हो जाएंगे। यही तो मेरा धंधा है। ही। गुरु, और तेज स्टॉप के नीचे वाली उस तख्ती के आगे नकली का गहरा गड्ढा है। सीन बढ़िया ढंग से पूरा होना चाहिए। आखिर मुझे ऋतिक रोशन की छुट्टी करनी है। तू घबरा मत सकालू, बस देखता जा। और बैन गहरे गड्ढे में जा गिरी। सकालू, ये तो असली का गहरा गड्ढा है। नहीं, फिल्म का गड्ढा है। गहरा तो है, पर नकली होगा गुरु। बेवकूफ़, वो डायरेक्टर तुम्हें धोखा दे गया। शूटिंग के बहाने उसने तुम्हारा काम तमाम कर दिया है। मेरे 1,00,000 रुपये डूब गए, हमारे भी पैसे डूब गए, अब तो जान भी गई। मैं यमुंडा को। अरे, वैन हवा में रुक गई। वैन अपने आप ऊपर उठ रही है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह कोई लाजवाब एक्शन फिल्माया जा रहा है।
वैन जहाँ पहुंचकर रुकी वहाँ खड़े शख्स को देखकर घबराए बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम तो लड्डू हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं ठीक समय पर यहाँ अपना बदला उसे धोखेबाज डायरेक्टर से लेने ना आता तो तुम सब मारे जाते, क्योंकि उस धोखेबाज डायरेक्टर आत्माराम परमात्मा राम का सीधे यमराज से कांटेक्ट है। उसका यही धंधा है, लोगों से पैसे लेकर वो तुम्हें हीरो बनाता है और फिर शूटिंग की आड़ में बिना ब्रेक की वैन में पहला सीन यही फिल्माता है ताकि सब लोग मारे जाएं। संकालू, क्या तूने भी पैसे दिए थे? हाँ गुरु, पूरे 1 लाख रुपए मैं लुट गया। संकालू उसे सारी बातें बताता चला गया। तब, मगर तुमने हमारी जान कैसे बचाई? वैन को हवा में कैसे रोका? उसके लिए तुम्हें अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। मैं अपनी पड़ोसन कानी मुखर्जी से बहुत प्रेम करता था। कानी, आई लव यू। लड्डू, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो फिर शादी कब करोगी? मेरे पापा से शादी नहीं होने देंगे। वो मेरी शादी अभिषेक बच्चन से करना चाहते हैं, पर मैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो तो मेरी एक आंख पत्थर की है, वरना तो पापा मेरी शादी सीधी ऋतिक रोशन से ही करते। तो फिर हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। मेरा क्या दिमाग खराब है? अगर घर से भाग गई तो अभिषेक क्या सोचेगा? मेरे पापा को वो चपरासी की नौकरी से भी निकाल देगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले अभिषेक या ऋतिक रोशन जैसे हीरो बनकर दिखाओ। ठीक है, अभी तो मैं फिल्मों में स्टंटमैन हूँ, पर मैं तुम्हें पाने के लिए हीरो बनकर दिखाऊंगा। मैंने आत्माराम परमात्माराम को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो वो 2 लाख रुपए में मुझे अपनी नई फिल्म आलू का पराठा के लिए हीरो बनाने को राजी हो गया। मैं 2 लाख लेकर आता हूँ, तब तक मैं पराठा बनाने के लिए 2 रुपए के आलू मंगवा लेता हूँ। मेरे अलावा एक हलवाई और एक कागज़ व्यापारी भी उस फिल्म के साइड हीरो थे। उन्हें भी हीरो बनने का शौक़ था। ये तीनों भाइयों की कहानी है जिन्हें पराठे खाने का शौक़ है। फिल्म का पहला सीन है, एक्शन सीन है। एक वैन में तीनों आलू लेकर भागेंगे। वैन नकली के गहरे खड्डे में गिरेगी और काम तमाम। मेरा मतलब सीन ओके। हमें उसकी धोखेबाजी का पता देर से लगा। वैन तो सचमुच गहरी खाई में गिर रही है। हम मारे गए। मेरे दोनों साथी तो सचमुच मारे गए, मगर मैं चूंकि स्टंटमैन होने के कारण ऐसे खतरनाक दृश्यों को देने में माहिर था, इसलिए मैं वैन से कूदकर बच गया। डायरेक्टर की धोखेबाजी से मैं गुस्से में पागल हो गया और उसके पास जाकर उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी, मगर डायरेक्टर ने पुलिस पहले ही बुला रखी थी। यही है लड्डू जिसने वैन को जानबूझकर खाई में गिराकर 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन दोनों ने इसे मीठा पान खिलाने से मना कर दिया था। ये झूठ है। आत्माराम ने पुलिस वाले, सरकारी वकील और जज को पैसे खिलाकर मुझे जेल भिजवा दिया। मुझे कानी मुखर्जी की पत्थर की आँख की कसम, मैं जेल से भाग जाऊंगा और तब तुम सबको बदला लूँगा। मैं उन्हें मारना चाहता था, पर उनके लिए जेल से फरार होना जरूरी था, जो कि एक मुश्किल काम था। कानी मुखर्जी मुझसे जेल में मिलने आई और मुझे बताया कि उसका रिश्ता अभिषेक बच्चन के बहुत दूर के रिश्तेदार से तय हो गया। यह सुनते ही मैंने गुस्से में आकर उसकी पत्थर की आंख निकालकर उसी से कानी मुखर्जी का सिर फोड़ दिया। धोखेबाज! ओह, मैं तो ये कहने आई थी कि चलो हम भाग चलें, क्योंकि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मुझे तो अभिषेक से ही शादी करनी है, पर मुझे कमा कर खिलाने के लिए तुम्हारा साथ चलना ज़रूरी है। सुनकर मैं गुस्से में और भी पागल हो गया। मेरी बदला लेने की भावना और भी भड़क उठी। तभी मेरे सामने मेरे दोनों साथी आ खड़े हुए, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया। तुम तो मर गए थे और तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाज़ा तो बंद है।
हम बंद दरवाजे से भी आ जा सकते हैं, क्योंकि हम जिंदा इंसान नहीं, भूत हैं। भूत? हाँ लड्डू, हम अपनी मौत का बदला लेना चाहते हैं, पर यह हमारे बस में नहीं, क्योंकि हम शरीफ भूत हैं। हम तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे देंगे, जिसके बाद में तुम जेल से भाग जाना और हमारी इस हालत का बदला कसूरवारों से लेना। हलवाई के भूत ने मुझसे कहा, अभी थोड़ी देर में जेलर लड्डू बांटेगा, तब मैं उस लड्डू को इतना बड़ा कर दूंगा कि तुम उसमें बैठकर आसानी से निकल जाओगे, और मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा कि तुम कागज़ की किसी भी नकली चीज़ से असली जैसा काम ले सकते हो। लड्डू ने अपनी कहानी ख़त्म की। उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। तुम्हारी बहन को भी मेरे कहने पर मेरे साथी भूतों ने ही बचाया था। ओह, तो यह बात है। मैं सीबीआई इंस्पेक्टर पन्ने खाऊँ। मुझे भी हीरो बनने का शौक़ था, पर अब वो धोखेबाज डायरेक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया। तुम्हारे बयान के मुताबिक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर, सरकारी वकील और जज भी कटघरे में लाए जाएंगे, क्योंकि मैं ईमानदार इंस्पेक्टर हूँ। तभी हाँ, जब वैन के गिरने की आवाज़ नहीं आई तो मेरा दिमाग खटक गया कि वैन नीचे नहीं गिरी। पर अब तुम लोग इस चट्टान के नीचे आने से नहीं बचोगे। यमुंडा, जल्दी आ, पहले चट्टान को तोड़ डाल, फिर एक टक्का जड़ ऊपर खड़े डायरेक्टर को। यमुंडा ने प्रकट होकर नीचे गिरती चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये भैंसा कहाँ से आ गया? शायद यमराज नहीं चाहते कि अभी हम उनके पास पहुँचें, इसलिए उन्होंने इसे भेज दिया है। अरे ये तो वही डायरेक्टर है, इसे नीचे धक्का किसने दे दिया? ओह, यमुंडा ने टक्कर कुछ ज़्यादा ही जोर से जड़ दी। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर के बयान के बाद लड्डू को बाइज्जत बरी कर दिया गया। डॉक्टर ने मुझे कोए की आंख लगाकर ठीक कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे लड्डू? ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब तो कहानी भी ख़त्म होने वाली है। ही। चलो, हर फिल्म की तरह इस कहानी में भी हीरो हीरोइन आखिर में मिल ही गए। ही। पर हीरो बनने के चक्कर में मेरा 1 लाख रुपए तो डूब ही गया। वो और संकालू 1 लाख जाने के गम में मन ही मन काफ़ी दुखी था। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए आप देख सकते हैं चैनल कॉमिक्स तक पर गमराज की 1 से बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।